Hello, good morning everyone. Today we are going to start challenges in designing an embedded systems. Okay, so in front of you, you can able to see a diagram. It has total five different blocks. Center block is embedded system design challenge. So when you talk about embedded system, that time in front of you, you will find these challenges like meeting deadline. Okay. Second is hardware selection. Third is will it work? And fourth one is upgradability. Now आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी, तो ये अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो कि भाई मुझे एक आधा पर्टिकुलर एम्बेडेड प्रोडक्ट या एक आधा पर्टिकुलर आईओटी बेस्ड सिस्टम या एक आधा पर्टिकुलर सिस्टम मुझे डिजाइन करना है, तो वो सिस्टम में भी आपको इस तरह के चैलेंजेस आपको वहां पर शायद आ ही सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि ये चैलेंजेस हर कोई इंडस्ट्री पर्सन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट इसे पहले थिंक आउट करता है और फिर ही बाद में वह डिजाइनिंग के ऊपर या फाइनलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट के ऊपर ही जाता है. अदरवाइज ही नेवर एंटर इन दैट प्रोडक्ट. आप लोग अभी कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट कैरी आउट करते समय मोस्टली आप पहले ये देख लेते हो कि भाई यस, आई हैव अ डिजाइन, आई हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट, आई हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटपुट, आई हैव अ प्रोग्राम. ओके, all the components are available. I can do mounting of all components over a breadboard. I can interface everything. अगर आपको ये भरोसा आ गया कि ये सभी बातें हम कर सकते हैं, तभी आप वहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट कैरी आउट करने के लिए प्रपोज करते हो. अदरवाइज वो प्रपोज नहीं करते. नाउ अभी यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा मीटिंग डेडलाइंस. ओके, तो अभी यहाँ मीटिंग डेडलाइंस होता क्या है? तो यहाँ जनरली जो डेडलाइन आपको रिक्वायर्ड है, वह डेडलाइन एक तो हार्डवेयर की रह सकती है या सॉफ्टवेयर की रह सकती है या कोई एक आधा पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में रह सकती है. ओके, तो इस तरह की डेडलाइन वहां पर आप उस प्रोडक्ट में फाइंड या सर्च कर सकते हैं. हाउ कैन द डेडलाइन बी मेट? दैट इज मीन्ट फॉर द प्रोडक्ट. ओके, तो डेडलाइन जनरली आप जनरली ये वर्ड यूज करते हो कि भाई मैं विद इन अ स्पेसिफाइड, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम वह वर्क कैरी आउट कर सकता हूँ या नहीं, इसलिए डेडलाइन होता है. अभी आपको कुछ यहाँ पर अचीव भी करना है, तो मीटिंग डेडलाइन एक्यूरेटली will need high speed hardware. Increasing hardware component with quality would increase the cost of the product. This is the first challenge in the in front of the designer. ओके, यानी आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि भाई कैन आई एबल टू कंप्लीट इट, can I able to provide a high speed hardware, high speed application? It will satisfy the customer need. Increasing hardware component with quality would increase the cost. यानी अगर आप थिंक कर रहे हैं भाई मैं हार्डवेयर कंपोनेंट वहां पर ज्यादा से ज्यादा दे दूं,
तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज अगर होता है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, पर्टिकुलरली अगर आपके सामने मोबाइल है तो मोस्टली आप अगर अलग अलग कंपनीज के मोबाइल कंपेयर करते हो तो बहुत सारे समय आपको चीपेस्ट मोबाइल या मीडियम वैल्यू या मीडियम कॉस्ट वाला मोबाइल या हाई कॉस्ट वाला मोबाइल मार्केट में अवेलेबल होता है। आईफोन के बारे में सोचते हो तो उसका कॉस्ट हाई जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल वाला फोन सोचते हो तो जेब को रिलायबल भी हो, रोबोस्ट भी हो, जल्दी खराब ना हो, ऐसी चीज अगर ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे कोई अदर कंपनी के लिए जाते हैं आईफोन की जगह। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और कुछ ऐसे कंपनीज है मार्केट में कि उनके मोबाइल बहुत चीपेस्ट अवेलेबल है और लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन लॉट ऑफ डेलिकेशंस उसमें प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। कैसे कि वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट डिजाइन करें और उसे मार्केट में लॉन्च करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। या कुछ ऐसे डिजाइनर हैं कि उनको ये पता रहता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट परचेस होगा ही, कस्टमर रिलायबिलिटी रखेगा, ट्रस्ट रखेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपना प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। तो ऐसी बात कुछ डिजाइनर थिंक आउट करते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट में रोबस्टनेस तो हो, हाई या कॉस्टलियर आइटम्स, कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड किए हैं तो हाई क्लास कस्टमर अट्रैक्ट हो। देखिए, सोच पैसा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। आप जैसा सोचोगे वैसा पैसा उसमें खर्च होगा। ओके। अगर आपको यूज एंड थ्रो का सिस्टम चाहिए होगा तो आप उस प्रोडक्ट को लोअर से लोअर कॉस्ट में भी तो परचेज कर सकते हैं। तो डिपेंड रहेगा आप कैसे वहां डेडलाइन अचीव करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर हार्डवेयर सिलेक्शन। देखिए, हार्डवेयर सिलेक्शन डिपेंड रहेगा। ओके, आप कितना हार्डवेयर पर्टिकुलर प्राइसेस में प्रोवाइड करना चाहते हो। ओके, कोई जेब से या घर से पैसा नहीं डालेगा और मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा कि चलो भाई थोड़ा बहुत चला गया ज्यादा से ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। हर कोई वहाँ मार्केट में पैसा कमाने के लिए ही आता है। सो दैट्स व्हाई एवरी डिजाइनर will think that product should be purchased by customer. Customer should appreciate our product as well as we should make some amount of profit. Okay. Then and only then hardware selections will be dependent. Embedded system never had a luxury of having much hardware. Taking memory into consideration first, embedded system will have very little inbuilt memory. नाउ कैसा है, कस्टमर लग्जरी प्रोडक्ट के लिए नहीं जाता है। वो क्या बोलता है, रोबोस्टनेस होना। उसमें पर्टिकुलरली वो अगर कोई मोबाइल डिवाइस या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट थिंक करता है, ही विल फाइंड मेमोरी शुड बी एडिक्वेट, मेमोरी शुड बी लार्जर। लेकिन कोई ऐसा डिजाइनर नहीं है मार्केट में कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मेमोरी उस प्रोडक्ट में दे।
कभी भी डिजाइनर बोलता है कस्टमर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो परचेस कर सकता है, अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर वैसे ही प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट। अगर कस्टमर उसे परचेस कर लेगा आफ्टर परचेसिंग आवर प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरर क्यों पहले ही प्रोवाइड करेगा? इन केस कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, देन you will create, you will supply your product in different versions, बराबर है? लोअर वर्जन रहेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी रहेगी, मिनिमम कॉस्ट रहेगी, मीडियम टाइप ऑफ वर्जन रहेगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करो, हाई एंड प्रोडक्ट रहेगा, मैक्सिमाइज मेमोरी प्रोवाइड करो, मैक्सिमम कॉस्ट कस्टमर से वसूल करो। ये डिपेंडेंट है, ये वसूल है दुनिया का। तो दुनिया में इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चरर के द्वारा मार्केट में लॉन्च होती है। सो दैट्स व्हाई memory is one of the consideration in embedded product. Okay, so that's why many manufacturer will have very little inbuilt memory with their product. Adding more memory of smaller size will increase cost factor. So keep no memory only as much as needed. It can be expansion, it can have an expansion slot for the system if user is willing to expand memory. Who bother? Let's user expand. कोई उसके बारे में सोचेगा नहीं, यूजर उसका उसका देख लेगा कि भाई मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी मेमोरी में परचेस कर लूंगा, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेस कर लेता है, भले भी उसमें कम मेमोरी मिले। कमिंग टू प्रोसेसर सिलेक्शन, if a very high speed processor is selected, it would end up in draining the battery at the earliest, but it cannot be comprised with speed also. So select a processor that perfectly fits in with requirement. Too high speed processor would cost more and can drain battery also. अभी मेमोरी के बाद सेकंड जो फीचर है वो प्रोसेसर का है। प्रोसेसर अगर देखोगे, प्रोसेसर अगर थिंक आउट करोगे, तो प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें रहती है, उसका स्पीड रहता है। अगर आप हायर स्पीड का प्रोसेसर चाहते हो तो बैटरी का कंजम्पशन फास्ट होगा। अगर आप मॉडरेट स्पीड का प्रोसेसर चाहोगे तो बैटरी का रिक्वायरमेंट कुछ तो इस पॉसिबल होगा कि भाई वो दिन भर निकाल ले, 24 घंटा निकाल ले। ओके, या अगर आप डायरेक्टली लो स्पीड अगर प्रोसेसर चूज करोगे तो वो 2-3 दिन के 8 दिन भी बैटरी चलाएगा। डिपेंड है आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर हार्डवेयर का सिलेक्शन डिपेंड रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इट इज अपग्रेडेबल एंड मेंटेनेबल। यानी आप जो भी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है मार्केट में, या आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हो मार्केट से, एवरी टाइम आइदर मैन्युफैक्चरर or either a customer will think that whether the product has upgradable slot, is there any chances to do upgrade? ओके, अभी आपने मोबाइल ले लिया है मार्केट से, मार्केट में जो मोबाइल लिया है उसमें हार्डवेयर का अपग्रेडेशन होने का चांसेस 0 के बराबर है। लेकिन आपको मैन्युफैक्चरर एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाए, यानी
आपका जो पर्टिकुलरली ओएस है, वो पर्टिकुलर ओएस जो है उसे अपग्रेडेबल फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर देता है कि नहीं भाई, कस्टमर को ना हार्डवेयर मिले तो मिनिमम सॉफ्टवेयर तो मिलना चाहिए। तो इस वजह से आप अगर सॉफ्टवेयर भी अपग्रेडेबल कर लेते हो और उस हार्डवेयर के साथ कंपेटेबिलिटी भी मिल जाती है, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन रहता है। So that's why upgradability and maintainability is one of the important feature while selecting or designing embedded product. Here I have given example. Assume that a mobile phone has been designed and it is released in the market. But after reaching people, the product was found with problems in one or with two aspects. The developer would know that problem and it can be fixed. But how will it reach the phone that had already reached profit? Okay, so it must be supporting with upgradation of versions of software for it. Keep this in mind that the product should be upgradable with the same hardware. Secondly, when we write when writing the software for embedded system, it should be kept in mind on maintainability. The whole or the code should not be just written in such a way that only developer who develop it can understand. It should be understandable for other engineers also. Others engineer should be should also be able to understand and fix bugs in the code if any needed. If needed, if needed. ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर अपग्रेडेबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी कह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, विल इट वर्क। अभी सारा कुछ डिजाइन कर लिया, मार्केट में लॉन्च करने की बारी आ गई, और मार्केट में लॉन्च करने से पहले किसी ने बोल दिया कि भाई ये वर्क होगा या नहीं। आप बोलोगे यार अभी ऐसा क्यों टोकन लगा रहा है। ओके, अभी मार्केट में लॉन्च होने की बारी आ गई और तुम बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर ये वर्क होगा या नहीं। इससे अच्छा कि भाई वो प्रोडक्ट स्टार्ट ही ना करे। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या करोगे? ओके, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, isn't it? Yeah, please ensure if the system that has been designed is really working fine. How can it be ensured? Though rigorous testing it is possible, it needs to be processed with testing in many ways. First can be unit testing. Next stage is sanity testing, and third stage can be regression testing. ओके, आपको ये अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग यहाँ पर नाम सुना रहा हूँ, रिगोरस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये आपके सामने आएंगे। ओके, आगे चल के और हम इसको पॉइंट को डिटेल में लर्न करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय टेस्टिंग, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग। ओके, उसमें आपको ये सारी बातें क्लियर करना है। ओके, यानी आपको थोड़ा माइनर हिंट दे देता हूँ। अगर आप मोबाइल परचेस करने गए मार्केट में, और मार्केट में मोबाइल ले रहे हो, तो आप उसको चालू करके देखोगे या नहीं, या डायरेक्टली वो पैक सील पैक मोबाइल लेके आओगे और घर में देखोगे आके कि भाई चलो अभी ये चलता है या नहीं देखोगे? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। कोई भी क्या करेगा, चलो भाई मुझे मोबाइल चालू करके बता, मेरा सिम कार्ड इसमें डाल के बता, मैं आवाज सुनना चाहता हूँ, ये कॉल करके देखता हूँ। इतनी सारी बातें वहां पर आप कैरी आउट कर लेते हो। उसके साथ साथ डिजिटल कैमरा चल रहा है या नहीं, एफएम चल रहा है या नहीं, मैं पर्टिकुलरली वहां पर एफएम का आवाज सुन सकता हूँ या नहीं, ये सारी बातें वहां पर 2-5 मिनट में वो पर्टिकुलर कस्टमर के द्वारा चेक भी हो जाती है। और मैन्युफैक्चर या जो प्रोडक्ट सेलर है वो इमीडिएटली आपको ये सारी बातें बता भी देता है, क्योंकि आप उतने क्यूरियस होते हो।
इस वजह से वो सारी बातें बता देता है। तो ये बातें यहाँ पर होती है, उसे कहा जाता है टेस्टिंग। तो ये कस्टमर साइड का टेस्टिंग हो गया। वैसे ही कंपनी में भी जब प्रोडक्ट निकलता है तो हर सेक्शन टेस्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, हर यूनिट के द्वारा। ओके, तो वहां पर अलग अलग तरह के टेस्टिंग होते हैं, तो उस टेस्टिंग का यहाँ पर जिक्र किया है। गेटिंग माई पॉइंट? Also, even if the product has entered, it has to be constantly monitored. If any customer complaint rises, that bugs has to be looked into and has also to be fixed. And more importantly, the bug that is fixed should not introduce any new bugs. Let's now get to know about the categorizations of the embedded system. यानी आप अगर यहाँ पर ढूंढ रहे हो कि भाई यहाँ कोई प्रोडक्ट में मुझे प्रॉब्लम आया, अगर आप घर पे मोबाइल लेके आए, दुकान में तो चल रहा था, घर पे आने के बाद वहां पर उसका स्क्रीन जो है वो स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा, क्या करोगे? इमिजिएटली वहां दौड़ोगे दुकान के ऊपर और देखो भाई ये क्या हो गया। इमीडिएटली आप उससे बात करोगे, वो क्या करेगा? वो बोलेगा आप यहाँ पे बताओ, आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर का जो पर्टिकुलर शोरूम है वहाँ कांटेक्ट करो और वहाँ पे बताओ। दुकानदार कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि दुकानदार को हाथ लगाने का फैसिलिटी वहां पर नहीं रहता। जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है उसने वहां पर पर्टिकुलरली आपका एक शोरूम खोला रहता है, उसके द्वारा वहां पर आपकी कंप्लेंट वहां इमिजिएटली रेज करने के लिए आपको चांस मिलता है। जैसा आपने सैमसंग का मोबाइल लिया तो सैमसंग गैलरी है, या आपने कोई अदर कंपनी का लिया तो वहां पर आपको वहां एरर या कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्वर यूनिट वहां पर वो सिटी में अवेलेबल होता है, और वहां पर जाके आप वहां पर प्रॉब्लम रेज कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसा लगा कि भाई मेरा स्क्रीन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, इमीडिएटली वहां जाओ, वहां पर बताओ, आपका डेट परचेज बता दे दो। ओके, इमीडिएटली ही विल इमीडिएटली find that a problem will be there, immediately he report to the manufacturer. So in case manufacturer find there are a lot of complaints are coming after selling our product, immediately the manufacturer will take action against that problem. Most of the cases he will recollect the sold product. Immediately he will recollect the sold product, या आपको वो प्रोडक्ट में कुछ चेंज करके फिर से इमिजिएटली दे सकता है। अगर स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा है तो इमिजिएटली आपको नई स्क्रीन बैठाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, और उसी तरह मैन्युफैक्चरर वो प्रॉब्लम डिजाइनर्स को कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद वह प्रॉब्लम प्रोडक्ट में क्यों आ रहा है वो ढूंढेगा, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक्शन कैरी आउट की जाएगी, और प्रॉब्लम एलिमिनेट करने का वर्क वहां पर कैरी आउट कर सकता है मैन्युफैक्चरर। तो इस वजह से यहाँ पर ये पॉइंट रेज हुआ है, विल इट वर्क मीन्स आपकी एक्शन यहाँ पर है या नहीं, कस्टमर रेज करेगा या नहीं, मैन्युफैक्चरर आपका प्रॉब्लम सुन लेगा या नहीं, डिजाइनर उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये सारे वहां पर कंस्ट्रेंट यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ इस पॉइंट को कहा गया है। ओके, challenges in design an embedded system. Okay, now I'm stopping with this point. Okay, so thanks for listening. हाँ, लास्ट लेक्चर, हाँ अभी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा ये चारों पॉइंट्स। ओके, चैलेंजेस इन डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम। और कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कंस्ट्रेंट और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट है स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट। ओके,
when you are going to design any product, that time आप उसका साइज और वेट कितना कंसिडर करोगे? फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल का वेट 200 ग्राम का रखोगे या 2 kg का रखोगे? ओके, व्हाट यू थिंक? ओके, उसमें अगर आपको 200 ग्राम का रहा या 150 ग्राम का रहा तो इट विल बी रिलायबल। आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो का मोबाइल लेके घूमोगे क्या आप दिन भर? नहीं घूम सकते, बराबर है ना? सो दैट्स व्हाई when you have to design any product, its weight should be as low as possible. It will be mobile, means मोबाइल मीन्स इस यहाँ पर मोबाइल कहने का मीनिंग है यू कैन इजीली कीप विथ यू, so that's why it should be mobile, handheld product. Okay, similarly small size प्रोडक्ट कभी भी स्मॉल साइज में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो उसको एक ट्रक लग रही है, एक पर्टिकुलर ऑटो रिक्शा लग रहा है कैरी आउट करने के लिए, आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ ट्रक के साथ आ रहा है। ओके, मोबाइल है, मोबाइल पर्टिकुलर के साइज का है, ट्रक के साइज का है, तो उसको उतना पर्टिकुलर लेके जाने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको कोई व्हीकल की जरूरत है। अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो आप उसको परचेस नहीं करोगे। सो दैट्स वाई डिजाइन कंस्ट्रेंट में ये बातों का कंसिडरेशन होता है। यानी आपने अभी तक देखा इस कोविड के जमाने में, आपने जो थर्मोमीटर देखा है या फिर ऑक्सीमीटर देखे हैं, ये लाइट वेट है, स्मॉल इन साइज है। इस वजह से आपके सामने वहां पर इजीली मेडिकेशन आपके लिए अवेलेबल हुआ है। गॉट इट? तो इसी वजह से कोई भी एम्बेडेड प्रोडक्ट अगर डिजाइन करता है तो वह यहाँ थिंक आउट करेगा कि भाई यहाँ उसे लो कॉस्ट और लो साइज, स्मॉल साइज रहना चाहिए। सेकंड थिंग विल बी हियर लो पावर। प्रोडक्ट मिनिमम से मिनिमम पावर कंजम्पशन कर सके। बैटरी पावर फॉर 8+ hours और लैपटॉप ऑफन लास्ट ओनली इन 2 hours। ओके, यानी आप अगर कोई प्रोडक्ट है भाई उसको 2 घंटे में अगर वो लॉस्ट हो रहा है बैटरी, पूरी बैटरी, तो आपको हर 2 घंटे के बाद उसको रिचार्ज करना पड़ेगा या फिर उसको पर्टिकुलर एसी मैन से ही कनेक्ट रखना पड़ेगा। अगर ऐसी अगर बात है तो वो प्रोडक्ट आप परचेस करोगे क्या? आपका आंसर रहेगा नहीं। ओके, आज रिचार्ज किया है मॉर्निंग तो इवनिंग तक अगर लास्ट होता है तो ठीक है, या नाइट तक लास्ट होता है तो ठीक है। लेकिन अगर वो बीच में दोपहर में लास्ट हो गया, अभी लेक्चर चालू चालू में शायद ही किसी का मोबाइल लास्ट हो रहा होगा, कोई मोबाइल यहाँ पर डायरेक्टली एसी मेंस के साथ अडेप्टर के साथ लगा के बैठा भी होगा, बराबर है ना? कितने लोग हैं? तो ऐसी भी किसी का मोबाइल का बैटरी एक आध बार चार्ज नहीं होगा, ओके, या जल्दी खत्म हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वह पावर कंजम्पशन मैक्सिमम करता है। तो कोई भी जब आप प्रोडक्ट थिंक आउट करोगे, डिजाइन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे या फिर आप परचेस करने जाओगे, यू शुड थिंक इट शुड कंज्यूम लो पावर एज मच एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हार्श एनवायरनमेंट। को अगर आप बोल रहे हो कि भाई पर्टिकुलरली प्रोडक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, तो वो प्रोडक्ट गुड है या बैड है? ऑब्वियसली अगर मोबाइल इमीडिएटली नीचे गिर गया और उसके 4 टुकड़े हो गए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि आप वैसा प्रोडक्ट चूज ही नहीं करना चाहोगे। अगर वो नीचे गिरा और 4 पीसेस में हो गया और फिर ना जुड़े, तो ऐसी सिचुएशन अगर हो गई तो आप उसे परचेस करोगे? कदापि नहीं, बराबर है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के द्वारा गुजरना जरूरी रहेगा। यानी इट शुड एब्सॉर्ब हीट, वाइब्रेशन, शॉक, पावर फ्लक्चुएशन, आरएफ इंटरफेरेंसेस,
लाइटनिंग, वाटर रेजिस्टिव, कोरोसिव, फिजिकल अब्यूज। अगर ये पॉइंट अगर उसमें है, यानी हम उसे कहेंगे सर्वगुण संपन्न। ओके, अगर इस तरह अगर है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे, नहीं तो आप उसको परचेस करोगे या नहीं, आपका आंसर रहेगा नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई इट शुड पास थ्रू harsh environment. Then next is safety critical operation. Okay, when you think about the product, it should be safer. Okay, it should not create any critical situation for you or any others. So that's why it should operate very safely. It should not create any kind of critical situation. ऐसा ना हो कि भाई ऑपरेट कर रहे हो और इमीडिएटली उसका ब्लास्ट हो जाए। अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो आप परचेस करोगे क्या? नहीं। ओके, उसके सारे फंक्शन आपको यहाँ पर प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं, आप उसे प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हो और उसे उसके अकॉर्डिंग आपके द्वारा वह पर्टिकुलरली ऑपरेट भी हो रहे हो। अगर ऐसी बात है तो भी आप उसे कहोगे यस इट इज सेफ टू हैंडल, इट इज सेफ टू ऑपरेट। ऐसा ना हो कि उसको ऑपरेट करते समय आपको परेशानी हो। परेशानी अगर हुई तो आप रास्ते में भी वहां इधर उधर देखते रहोगे कि यार हु इज गोइंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। बराबर है? तो ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर ना आए, तो ऐसे सिचुएशन में आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेफ ऑपरेशन फाइंड करोगे, एंड इट मस्ट नॉट फंक्शन इट इनकरेक्टली। ओके, तो आप चाहोगे कि भाई उसमें सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क हो, ऐसा नहीं कि भाई उसमें सारे फंक्शन वर्क नहीं हो रहे, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं परचेस करोगे। लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉस्ट सेंसिटिव। अगर आपको रिलायबल है वो प्रोडक्ट, आप परचेस कर पाओगे, आपके पैसे आपके पॉकेट में जितना मनी है आप उसके द्वारा ही परचेस कर सकते हो, तो ही आप वो प्रोडक्ट को परचेस करोगे ना। ऐसा तो नहीं होता ना, चलो बैंक में चलते हैं, पहले लोन लेते हैं, फिर मोबाइल परचेस करेंगे, 1-2 लाख का मोबाइल है फिर परचेस करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बराबर है? तो देखो, याद रखो, कोई भी प्रोडक्ट आप जब परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले यू शुड थिंक, आप उसको पहले समझो कि भाई मैं परचेस कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वहां पर क्या फीचर्स रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही परचेस करिए फीचर्स। ऐसा ना हो कि भाई मेरे से परचेस नहीं होगा, मैं लोन निकालूंगा फिर उसको परचेस करूंगा, आराम से मैं उसको लोन की किस्तें भरते रहूंगा और प्रोडक्ट को यूज करते रहूंगा। अगर ऐसा हो तो आप वो प्रोडक्ट को यूज करते समय सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहोगे। ओके, मन की शांति रहती ना, तो वह मन की शांति वहां चली जाती है। ओके, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट आप परचेस ना करो। ओके, जो कॉस्ट सेंसिटिव है यानी रिलायबल है उनको ही परचेस करो। गेटिंग एवरीवन? So this is about the design constraint. So at this moment I am stopping with this lecture. So thank you very much for good listening.